किया था। उसमें हम लोगों ने, जैसे कि आप सभी अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि उसमें हम लोगों ने कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक जैसे चार्ज, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, उसकी प्रॉपर्टीज़, उसके बाद कोलम्स लॉ के फार्मूले, उसके बाद क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फार्मूला, इन सब के बारे में पढ़ा था। कंडक्टर के बारे में पढ़ा था, इंसुलेटर के बारे में पढ़ा था, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा था। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है उसके फार्मूला पढ़े थे, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन में टी। उसका यूनिट पढ़ा था, उसका इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन पढ़ा था, उससे कुछ छोटे यूनिट्स पढ़े थे। फिर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हमने बात किया था। तो इन सब चीज़ों के बाद हम लोग आज जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में समझते हैं। ठीक है, आप अपने सामने स्क्रीन पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक एक तरह का इंक्लाइंड सरफेस है हमारे पास। एक सरफेस है जो कि किसी एंगल पे हॉरिजॉन्टल से इंक्लाइंड है। इस पे एक बॉल रखी हुई है। ठीक है, तो अगर ये हॉरिजॉन्टल, अगर मान लो ये सरफेस जो है अगर फ्लैट रहता, ये सरफेस क्या रहता, अगर फ्लैट रहता तो क्या ये बॉल मूव करता? नहीं मूव करता। तो इस बॉल को मूव कराने के लिए हमें इस सरफेस के बीच में कुछ ना कुछ क्या रखना पड़ेगा, डिफरेंस रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये जो डिफरेंस है ये किसका डिफरेंस है, एच का, मतलब हाइट का डिफरेंस है। अरे बस समझ में। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपके पास दो टैंक हैं, ए और बी। ठीक है, एक टैंक में, टैंक ए में जो वाटर का लेवल है वो ज़्यादा है, टैंक बी में वाटर का लेवल जो है वो क्या है, थोड़ा सा कम है। तो अगर तो इस केस में जो हमारा वाटर है वो किधर फ्लो करेगा, टैंक ए से किधर फ्लो करेगा, टैंक बी तक फ्लो करेगा। आ रहा है बस समझ में। तो इस केस में हमारा जो डिफरेंस है वो किसका डिफरेंस है, वाटर के लेवल का डिफरेंस है। किसका डिफरेंस है, लेवल का डिफरेंस। आ रहा है बस समझ में। इसी तरह जैसे कि इस वाले केस में हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे किस चीज़ का डिफरेंस था, हाइट का डिफरेंस था। यहाँ भी हमने देखा ये यहाँ पे किस चीज़ का डिफरेंस था, लेवल का डिफरेंस था। इसी तरह अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी में जैसे यहाँ पे ये हाइट है और ये लेवल है, उसी तरह इलेक्ट्रिसिटी में क्या काम करता है, पोटेंशियल काम करता है। आ रहा है बस समझ में, क्या काम करता है, पोटेंशियल काम करता है। जैसे कि ये अगर सरफेस हमारा फ्लैट है तो इस पे कोई भी बॉल मूव नहीं करेगी, या फिर ये लेवल अगर बराबर हो जाए तो यहाँ पे जो वाटर का फ्लो है वो किधर भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी में भी कोई भी दो पॉइंट है हमारा ए और बी। ठीक है, ए और बी, अगर हमको ए से बी तक इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराना है, ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल है वो अलग अलग रखना पड़ेगा। ठीक है, इसके मतलब इन दोनों के बीच में हमको क्या रखना पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस रखना पड़ेगा। आ रहा है बात समझ में। इसका मतलब इन दोनों पॉइंट में से किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल हमको क्या करना पड़ेगा, हाई करना पड़ेगा। ठीक है, ए और बी में से दोनों पॉइंट के बीच में किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल हमको क्या करना पड़ेगा, हाई करना पड़ेगा। ठीक है, आ रहा है बात समझ में। अब देखो, अब अगर हमको पोटेंशियल हाई करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, उस पर एक वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे दो पॉइंट है हमारा ए और बी, अगर इन दोनों पॉइंट में से किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल हमें हाई करना है, ठीक है, तो उस पर क्या करना पड़ेगा, हमको वर्क डन करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जैसे ये मान लो ये हमारा फ्लैट सरफेस है, यहाँ पे बॉल रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इस सरफेस को तुम्हें ऊपर उठाना है, इस सरफेस को तुम्हें ऊपर उठाना है, तो यहाँ से सरफेस को ऊपर उठाने के लिए तुम्हें कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, तभी ये सरफेस क्या होगा, ऊपर होगा और इन दोनों के बीच में डिफरेंस आएगा और ये बॉल नीचे की तरफ क्या करेगी, मूव करेगी। सेम प्रोसेस होता है इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है कि हमको किसी भी बॉडी को क्या करना पड़ेगा,
अगर चार्ज करना है तो हमें उस बॉडी में क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा, और वही वर्क डन जो है वो उस बॉडी में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। आ रहा है बस समझ में? फिर से एक बार समझ लो, किसी भी बॉडी को अगर हमें चार्ज करना है तो उसके अंदर हमको क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है, और वही वर्क डन जो है उस बॉडी में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में क्या होता है, स्टोर होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन मिलता है। क्या मिलता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या मिलता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं। आगे हमारा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। जैसा कि आपको मैंने अभी बताया है कि किसी भी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट अगर हमें मूव कराना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों ही पॉइंट के बीच में कुछ डिफरेंस रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा, डिफरेंस रखना पड़ेगा। जैसे कि हम बॉल के केस में देख रहे थे, वहाँ पे हाइट का डिफरेंस था, और टैंकर के केस में लेवल का डिफरेंस था। तब वाटर जो है हायर लेवल से लोअर लेवल तक मूव कर रही थी, बॉल जो है हायर हाइट से लोअर हाइट की तरफ मूव कर रही थी। उसी तरह इलेक्ट्रिसिटी में अगर हमको इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो कराना है तो दो पॉइंट के बीच में कुछ डिफरेंस रखना पड़ेगा, और वो डिफरेंस किसका होता है, पोटेंशियल का डिफरेंस होता है, ठीक है। किसका होगा, पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, और इसी डिफरेंस को हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। आया बात समझ में? ठीक है। तो किसी भी सर्किट में या फिर किसी भी सर्किट में जो पोटेंशियल डिफरेंस जो इक्विपमेंट पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है वो हमारा होता है इलेक्ट्रिक सेल या फिर बैटरी या फिर जनरेटर, ठीक है। जनरेटर हो गया, बैटरी हो गया, इलेक्ट्रिक सेल हो गया, ये क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करने का काम करते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी सर्किट है उसमें सब कुछ जोड़ लो, वायर जोड़ लो, बल्ब लगा लो, स्विच लगा के ऑन कर दो, उसके बाद उसमें सेल ना लगाओ तो क्या वो बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा। क्या होगा? नहीं जलेगा, ठीक है। जब 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 उसमें बैटरी लगा दोगे तो वो बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा। क्यों क्यों ग्लो करेगा? क्योंकि वो जो बैटरी है या फिर सेल है वो क्या कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, जिसकी वजह से चार्ज हमारा फ्लो कर रहा है, ठीक है। और चार्ज जब फ्लो करता है तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है, और जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा तो बल्ब हमारा क्या करेगा, ग्लो करेगा, ठीक है। बात समझ में आया? अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के डेफिनेशन की बात करेंगे, ठीक है। डेफिनेशन हमारा क्या बनता है, डेफिनेशन ध्यान से सुनो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट ए एंड बी ऑन ए कंडक्टर थ्रू विच ए current is flowing is defined as the amount of work done from move a unit charge from A to B, ठीक है। जैसे कि एक पॉइंट हमारा A है और एक पॉइंट हमारा क्या है, B है, ठीक है। हमें क्या करना है, किसी भी चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक हमको क्या करना है, मूव कराना है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको आप कैसे डिफाइन कर सकते हो? कैसे डिफाइन करोगे? करंट फ्लोइंग इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, ठीक है, टू मूव ए चार्ज फ्रॉम ए टू बी, मतलब ए से बी तक, ठीक है, किसी भी यूनिट चार्ज को, ठीक है, यूनिट चार्ज मतलब एक चार्ज को पॉइंट ए से बी तक मूव कराने में जितना वर्क डन लगेगा, ठीक है, वही क्या कहलाता है, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। आ रहा है बस समझ में? पॉइंट ए से पॉइंट बी तक एक चार्ज को मूव कराने में जितना वर्क डन करोगे वही हमारा क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा, ठीक है। मान लेते हैं W वर्क डन हम कर रहे हैं ए से बी तक Q चार्ज को मूव करने में, ठीक है। ए से बी तक Q चार्ज को मूव करने में हम W वर्क डन कर रहे हैं, तो जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस V होगा वो क्या होगा, W अपॉन में Q। तो ये हमारा क्या हो जाता है, फार्मूला बन जाता है। क्या बन जाएगा, V इज इक्वल टू W अपॉन में
क्यू। वी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। डब्ल्यू क्या है? वर्क डन। और क्यू क्या है? चार्ज। ठीक है, आ रहा है बात समझ में? अब हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट की बात करेंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है? वोल्ट। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है? वोल्ट, जिसको कि एक इटालियन फिजिसिस्ट एलेजेंड्रो वोल्टा के नाम पे रखा गया है। ठीक है, एलेजेंड्रो वोल्टा। इसका यूनिट क्या होगा? वोल्ट। इसको हम लोग कैपिटल वी से डिनोट करते हैं। ठीक, अब अगर हम लोग को एक वोल्ट का डेफिनेशन बनाना हो कि एक वोल्ट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो आपको पता है V इज इक्वल टू क्या होगा? W अपॉन में Q। ठीक है, अब ये W क्या है? वर्क डन। अब आपको पता है वर्क डन का यूनिट क्या होता है? जूल। Q क्या है? चार्ज। चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम। और V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होता है? वोल्ट। ठीक है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो? V बराबर J अपॉन में C फॉर कॉलम। ठीक है, तो अब मैंने आपको बताया था कि किसी भी यूनिट का अगर डेफिनेशन बनाना होता है तो सबके आगे क्या लगा देते हैं? 1 1 और 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डेफिनेशन कैसे बनता है। देखो, किसी भी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, किसी भी दो पॉइंट के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग 1 वोल्ट बोल सकते हैं जब एक कोलम्ब चार्ज को मूव करने में जो वर्क डन हो वो कितना हो? 1 जूल हो। अरे बस समझ में? फिर से सुन लो। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इज सेड टू बी 1 वोल्ट इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव ए चार्ज ऑफ 1 कोलम्ब। ठीक है, एक कोलम्ब ऑफ चार्ज को मूव करने में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट एक कोलम्ब ऑफ चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करने में जो वर्क डन हो वो अगर 1 जूल का हो तो उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा? 1 वोल्ट का होगा। अरे बात समझ में? डेफिनेशन समझ में आया? ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट का। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सर्किट और उसके कंपोनेंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो क्या होता है? लोड। लोड क्या होता है? एक ऐसा सबस्टेंस, ठीक है, एक ऐसा इक्विपमेंट जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करे। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करे, वो कुछ भी हो सकता है। टीवी हो सकता है, फ़ैन हो सकता है, एसी हो सकता है, फ्रिज हो सकता है, मतलब कुछ भी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करता है वो क्या कहलाता है? लोड कहलाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है? इलेक्ट्रिकल सर्किट देखो, एक क्या सोर्स, सबसे पहले सोर्स की बात करें। सोर्स क्या होता है? जो इलेक्ट्रिकल पावर को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल पावर क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा। तो सोर्स हो गया, लोड हो गया, स्विचेस हो गए, वायर हो गए, या फिर जितने भी इलेक्ट्रिकल एलिमेंट होते हैं सबको एक साथ कनेक्ट अगर हम लोग करें तो वो हमारा क्या बनाता है? इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाता है। ठीक है, सोर्स, फिर से सुन लो, सोर्स हो गया, लोड हो गया, स्विच हो गए, और भी बहुत सारे एलिमेंट होते हैं जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। उन सबको एक अरेंज्ड फॉर्म में हम लोग क्या करें? वायर से कनेक्ट कर दें तो वो हमारा क्या बनेगा? इलेक्ट्रिक सर्किट बनेगा। ठीक है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, लोड एंड स्विचेस एंड अदर एलिमेंट कनेक्टेड टुगेदर बाय द वायर, ये हमारे क्या बनेगा? इलेक्ट्रिकल सर्किट का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, अगर अगर इसी सर्किट को हम लोग ड्राइंग में शो करें, ठीक है, इसी सर्किट को अगर हम लोग ड्राइंग में शो करें तो वो हमारे क्या कहलाता है? सर्किट डायग्राम कहलाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सिंबल्स हो गए, बहुत सारे सिंबल होते हैं जो हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट या फिर सर्किट डायग्राम में यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो ये कनेक्टिंग वायर हो गया, ये वायर जॉइंट हो गया, ये वायर क्रॉसिंग हो गया बिना एक दूसरे को टच किए, ये रेसिस्टर हो गया, ये वेरिएबल रेसिस्टर हो गया, ये रिहोस्टेट हो गया, ये रेसिस्टेंस बॉक्स हो गया, ये की है प्लग की जो कि ओपन है। ठीक है, इस केस में करंट फ्लो नहीं करेगा। ये प्लग की है जो कि क्लोज है, इस केस में करंट फ्लो करेगा। ये हमारा टैपिंग की है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। ये हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब है
ये इलेक्ट्रिक बल्ब है, ये सेल है, बहुत सारे सेल को आपस में कंबाइन कर दोगे तो वो बैटरी बन जाएगा। ये गैल्वेनोमीटर है, मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करने के लिए। ये वोल्टमीटर है, वोल्टेज को मेज़र करने के लिए। ये एमीटर है, करंट को मेज़र करने के लिए। हाँ, पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया था वो क्या कि इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करने के लिए जिस डिवाइस का यूज़ करते हैं वो होता है एमीटर। ठीक है, क्या होता है? एमीटर। पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करने के लिए जिस डिवाइस का यूज़ करते हैं वो होता है हमारा वोल्टमीटर। क्या होता है? वोल्टमीटर। आप लोग घरों में अगर स्टेबलाइज़र होगा तो उसमें देखे होंगे कि जो बड़े स्टेबलाइज़र होते हैं उसमें 2 घड़ियाँ बनी होती हैं। ठीक है, एक घड़ी के बीच में लिखा होता है V, एक घड़ी के बीच में लिखा होता है A। ठीक है, तो जहाँ पे A लिखा होता है वो डिवाइस हमारा होता है एमीटर, जिससे हम लोग करंट को मेज़र करते हैं। और दूसरे घड़ी पे लिखा होता है V फॉर वोल्ट मीटर, जिससे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करते हैं। ठीक है, तो और जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो हमेशा ही लोड के, ठीक है, पैरेलल कनेक्ट होता है। जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, सॉरी, जो वोल्ट मीटर होता है वो हमेशा ही लोड के पैरेलल कनेक्ट होता है। ठीक है, और जो ए मीटर होता है वो हमेशा ही सीरीज़ में कनेक्ट होता है। ठीक है, समझ में आया? वोल्ट मीटर हमेशा ही पैरेलल कनेक्ट होगा, ए मीटर हमेशा ही सीरीज़ में कनेक्ट होगा। ठीक है, एक हमारा सिंपल सर्किट डायग्राम यहाँ पे दिख रहा है। आप देखो इस सर्किट डायग्राम में बेसिक क्या क्या है। एक सेल लगाया हुआ है हमने, फिर यहाँ से वायर कनेक्ट किया, एक बल्ब लगाया, एक स्विच लगाया, एक एमीटर लगाया जो कि सीरीज़ में कनेक्टेड है, और एक वोल्टमीटर है जो कि पैरेलल कनेक्ट है। ये मीटर क्या मेज़र करेगा? इस सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है। ये वोल्टमीटर क्या मेज़र करेगा कि इस बल्ब के क्रॉस एंड्स पे ये कितना पोटेंशियल डिफरेंस शो कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा टॉपिक है ओम्स लॉ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही बेसिक और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ओम्स लॉ को दिया था जॉर्ज साइमन ओम ने। ठीक है, किसने बनाया था? जॉर्ज साइमन ओम ने। ठीक है, 1781 से 1854 तक वो जिंदा थे। ये कोई उतना मायने नहीं रखता है, लेकिन सबसे जो बड़ी बात है वो क्या है? इनका स्टेटमेंट। ठीक है, इन्होंने क्या बोला था? ओम्स लॉ ने क्या बोला था कि अगर फिजिकल कंडीशन लाइक टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, किसी भी कंडक्टर का अगर उसको कांस्टेंट रखा जाए, कांस्टेंट मतलब अनचेंज्ड रखा जाए, तो किसी भी सर्किट में जो करंट फ्लो करेगा, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके इंड्स के पोटेंशियल डिफरेंस के। ठीक है, फिर से सुनो। द करंट flowing through the current flowing through a conductor, ठीक है, is directly proportional to the potential difference across its end। ठीक है, किसी भी कंडक्टर में जो करंट फ्लो कर रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके एंड्स के पोटेंशियल डिफरेंस के। अरे बस समझ में। लेकिन एक बात ध्यान देना, हमेशा आप लोग अक्सर गलती करते हो कि जैसे कोई भी तुमसे ओम्स लॉ पूछेगा तो आप क्या बोलते हो कि करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। लेकिन जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आप भूल जाते हो। वो क्या है? इफ़ फिजिकल कंडीशन लाइक टेम्परेचर एंड प्रेशर आर सेम। ठीक है, तो ये हमेशा ही ध्यान रखना कि ये लॉ तभी फॉलो करेगा जब फिजिकल कंडीशन क्या रहे? अनचेंज्ड हो। फिजिकल कंडीशन क्या रहे? कांस्टेंट हो। ठीक है, तो पूरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा कि अगर फिजिकल कंडीशन जैसे टेम्परेचर अगर हमारा कांस्टेंट है तो किसी भी कंडक्टर में जितना करंट फ्लो करता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके दोनों एंड के पोटेंशियल डिफरेंस के। अरे बस समझो, अगर हम लोग इसको मैथमेटिकली देखें तो क्या मिलेगा? आई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द V, या फिर V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I। तो अब एक प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो एक कांस्टेंट ऐड होता है, वो क्या होगा? R। तो हमारा फॉर्मूला क्या मिल जाएगा? V इज इक्वल टू आई इंटू आर। ठीक है, R हमारा क्या है? R हमारा एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है,
इसका नाम इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस है या फिर रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर बेसिकली होता क्या है? रेसिस्टेंस मतलब हिंदी में होता है रुकावट। ठीक है, क्या होता है? रुकावट। मतलब ये रुकावट पैदा करेगा, लेकिन किस में रुकावट पैदा करेगा? इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने में रुकावट पैदा करेगा। अरे बस हमने इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे देखो, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। ए और बी दो पॉइंट है, दोनों के बीच में एक वायर से हमने कनेक्ट किया है और ये हमारा रेसिस्टेंस आर है। ठीक है, तो यहाँ पे करंट आई फ्लो हो रहा है और इन दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? वी है। ठीक है, अगर इन दोनों के बीच अगर हम लोग ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, आई और वी के बीच अगर ग्राफ बनाएंगे तो आई, इसमें ग्राफ आप दो तरीके से बना सकते हो। एक आई को वाई एक्सिस पे रखो और वी को एक्स एक्सिस पे रखो। तो इस केस में जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा जो कि रेसिस्टेंस को डिनोट करेगा। और एक बात ध्यान देना, अगर आई जो है वो वाई एक्सिस पर है, वी जो है वो एक्स एक्सिस पर है, तो ये जो स्ट्रेट लाइन है वो हमेशा ही आई के नज़दीक रहेगा। ठीक है, हमेशा ही आई के नज़दीक रहेगा, चाहे आई एक्स एक्सिस पर हो चाहे आई वाई एक्सिस पर हो। जैसा कि आप दोनों ग्राफ में देख सकते हो, दोनों ग्राफ में जो हमारा ग्राफ है स्लोप है वो स्ट्रेट लाइन ही रहेगा। ठीक है, और दोनों ही स्लोप आर को डिनोट करेगा, लेकिन स्लोप जो है वो हमेशा ही आई के नज़दीक रहेगा, हमेशा ही आई के नज़दीक रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा था ओम्स लॉ। ठीक है दोस्तों, कोई कन्फ्यूज़न? ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। आगे हम लोग कल की क्लास में रेसिस्टेंस को और ज़्यादा इलोबरेट करेंगे और ज़्यादा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बहुत ही धन्यवाद। इस क्लास का PDF आपको जल्दी ही मिल जाएगा आपकी क्लासरूम ऐप पे। ओके दोस्तों, मिलते हैं आप कल। धन्यवाद।